अब हमको लगता है कि चुनाव दस्तक देने ही वाला है, क्योंकि एक महीने से भी कम वक्त में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूर्व अध्यक्ष और इस देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री झारखंड आने का काम किया। अच्छी बात है। 2014 से 19 के बीच में केंद्र सरकार का यहां आना जाना थोड़ा ज्यादा था और जो भी लोक लुभावने उनके कार्यक्रम थे, उसमें ज्यादातर योजनाएं और कार्यक्रम झारखंड से ही शुरू हुए, चाहे वो आयुष्मान हो, उज्ज्वला योजना हो या बहुत सारी योजनाएं। और उसके बाद से एकदम से झारखंड को भुला दिया गया था। विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री जी एक बार आए, गृह मंत्री जी का ये तीसरे बार कल देवघर आए। ऐसा लगता था कि उनके लिए अब झारखंड कोई प्राथमिकता में नहीं है। सच्चाई भी था कि 2019 में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यह बता देने का काम किया था कि आप जिस प्रकार से चल रहे हैं, हम आपको छलने का और मौका नहीं देंगे और सरकार को बदल डाले थे। तब से ही भारतीय जनता पार्टी में एक व्याकुलता थी कि किस प्रकार से वो झारखंड में पुनः प्रवेश कर पाए, क्योंकि कोल्हान तो नील हो गया था। संथाल परगना भी उनको करारा जवाब दे चुका था। अब उनको लगने लगा है कि पूरा झारखंड ही अब भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होना चाहती है। इसलिए अचानक से उन्होंने झारखंड आने का काम किया। हम लोग जानते हैं, देश के इतने बड़े सहकारिता मंत्री नैनो फर्टिलाइजर का शिलान्यास करने आए थे। उस जमीन का जो खंड है, हम सबको मालूम है कि एक वहां पर पहले साबुन बनाया जाता था टाटा कंपनी का। उसके बाद उस कंपनी का विलय दूसरे एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया। फिर वो जमीन जो जियाडा की थी, उसका 2016 में कुछ खेला बेला हो गया और एक व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित हो गया। उस खेल में यह भी था कि उसको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर में लेकर आया जाए, ताकि जामा तो उसको भारत सरकार का पहनाया जाए, लेकिन हित व्यक्तिगत तौर पर हो।
यही उस जमीन की हकीकत है। आप लोग सुने होंगे पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से ईडी, सीबीआई, आईटी, तरह तरह का नाम हम लोगों ने सुनने का काम किया। हम लोगों ने पहली बार शेल कंपनियां का भी जिक्र सुना, ऑफशोर कंपनी का भी एक टर्म आया, क्योंकि कोरोना में भी हम लोगों ने बहुत सारे टर्मोलॉजी से हम लोगों को ज्ञान हुआ था, उसके पहले तो नहीं था। आरटीपीसीआर, उसके बाद और क्या चीज, सिटी लेवल इम्यूनिटी बूस्टर, ये बहुत सारे टर्म्स आए थे। उसको रेमडेसिविर था, उसके बाद ऑक्सीमीटर, न्यूमेलाइजर, तो ये बहुत सारे चीजें हमने देखा। और उसके बाद फिर ईडी देखा, सीबीआई देखा, आईटी देखा। लेकिन देश भर का जो अचानक से सबसे ज्यादा पैसा जहां डूबा शेयर मार्केट में, अमेरिका की कोई एक स्टडी कंपनी है हिंडनबर्ग, उसके 103 पन्ने का एक रिपोर्ट आया और दुनिया का तीसरा सबसे धनी व्यक्ति एक हफ्ते में 11वां स्थान पे आ गया और 22वां आ गया, क्योंकि उन्होंने इस बात का स्टडी किया कि ये अडानी समूह का जो छलांग है वो 2014 से ही बढ़ना शुरू हुआ, जो 2023 आते आते इतना बड़ा हो गया कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पूंजी व्यवस्था बन गई। कल अमित शाह जी बार बार एक मंत्र जाप कर रहे थे, हेमंत बाबू, हेमंत बाबू, आपकी सरकार भ्रष्ट है, लूट है। तो अमित बाबू, अमित बाबू, अडानी का उछाल क्यों है? हम लोगों ने तो मनी लॉन्ड्रिंग एक नया शब्द सुना था, लेकिन हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया उसमें तो मनी ड्राई क्लीनिंग समझा दिया। कोई गौतम अडानी जी का कोई भाई है, विनोद अडानी जी, जो मनी ड्राई क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, और ईडी खामोश। आईटी खामोश, शेयर बाजार गिर गया। उसका जो रेगुलेटर अथॉरिटी है सेबी, वो खामोश है। सरकारी उपक्रम की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक का घाटा हुआ, आरबीआई खामोश है। सरकारी उपक्रम के सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी, उसका शेयर टूटा, आरबीआई खामोश है। तो कुछ खामोशी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन विपक्ष की सरकार उनके आंखों में खटकती है।
आप बताइए, एक विदेशी व्यक्ति हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को यह बात बताते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति और एक पूंजीपति व्यक्ति के मिलन से इस प्रकार की चीजें हुई है और भारत सरकार खामोश है। आज तक एक एफआईआर तक नहीं हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उसके जो संस्थापक है एंडरसन पर यह क्या दर्शाता है? देवघर में आकर राजमहल का गुण बता रहे हैं गृह मंत्री जी। जबकि राजमहल लोकसभा का पूरा डेमोग्राफी गोड्डा लोकसभा से अलग है। मैं देवघर में था, परसों भी था, कल भी था। पहली बार हमने अपने राजनीतिक जीवन में किसी नेता के आगमन के पूर्व संध्या पर उसका स्वागत के लिए मशाल जुलूस निकलते नहीं देखा। लेकिन हमने टावर चौक में देवघर में देखने का काम किया कि 35 लोग वहां के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे जी के साथ मशाल जुलूस लेकर निकले स्वागत के लिए। हम लोग सुने आतिशबाजी होता है, पुष्प वर्षा होती है, जय ध्वनि होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में यह आक्रोश हमको देखने को मिला निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में कि अमित शाह जी आ रहे उसके खिलाफ मशाल जुलूस। खिलाफत तो कर नहीं सकते, इसे स्वागत के लिए मशाल जुलूस। अरे बाकी लोग तो चरण वंदना करते हैं अगरबत्ती जलाकर। एक लंबा आंदोलन का हम लोगों का अनुभव रहा है। नारा लगाने का अनुभव रहा है। मशाल जुलूस हम लोग निकालते हैं, कोई बंदी वगैरह कोई रोष होता है। कल कहीं ये ना हो कि फिर से अमित शाह जी आए किसी जिला में और उसके एक दिन पूर्व पुतला दहन हो जाए। भाई तो बड़ा मुश्किल का बात हो जाएगा। राज्य में तो ये परंपरा रही नहीं थी कि नेता आने के पहले दिन उनका पुतला दहन हो जाए, क्योंकि मशाल जुलूस यदि निकल सकता है तो पुतला दहन भी हो सकता है। आज संत रविदास जी की भी जयंती है। रविदास जी ने इस बात को कहा था कि उस व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए जिनमें कोई गुण ना हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, लेकिन उस व्यक्ति की पूजा जरूर होनी चाहिए जिसमें गुण हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। यह संत रविदास जी का कथन है। और हम सब जानते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम झारखंडाधीश है। उनका दरबार पूरे जगत के लिए खुला हुआ है, लेकिन अब मंदिर में भी ताला लगाया जा रहा है।
3 घंटे 4 घंटे पहले मंदिर को बंद कर दिया जाता है। भक्तगण टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं। और वो क्या रविदास जी का जो अभी हमने कहा, वो आके पूछ के चले जाते। क्या अब बाबा भी प्राइवेट लिमिटेड बन जाएंगे क्या? बंदी बना दिया जाएगा क्या? यह बड़ा कठिन परिस्थिति आ गया। आप एक तरफ उसके खिलाफ बोलते हैं, यह सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को खुलकर इस बात को कहना चाहिए कि कोई विदेशी जांच एजेंसी यदि हमारे देश के किसी, यदि वो आधारहीन है, तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। सेबी को, आरबीआई को सामने आकर बोलना चाहिए। ईडी जो हमारे रांची में जो लाल बत्ती लगाया हुआ एयरपोर्ट के पास, उसको गुजरात और मुंबई जाना चाहिए। आखिर पूरा का पूरा संरचना, जो भौतिक संरचना है, इस बार के तो जो बजट आया है, तो रेलवे एयरपोर्ट तो आप दे ही दिया अडानी को। पोर्ट भी दे दिए, बंदरगाह, तो जो भौतिक संरचना है उसमें भारत सरकार का पैसा लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर तय कर बनाकर उसको अडानी को दे देना है। 150 नर्सिंग कॉलेज खुलेगा ताकि कॉरपोरेट हॉस्पिटल को मैन पावर मिल पाए। आज शायद रांची के भाजपा सांसद ने भी क्या अमृतकाल का कुछ जिक्र किया, तो बताया ना, झारखंड के लिए पूरे बजट में एक भी योजना है क्या? सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले हम स्टेट, हमारे राज्य के लिए क्या मिला? बजट पर भाषण देते हैं। पहले चीजों को समझना चाहिए। और ये जो प्रलाप का एक प्रवृत्ति चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये सही नहीं है। बिहार से बुलाकर लोगों को देवघर पहुंचाना, 2-2 स्पेशल ट्रेन चलाना, उस मुकाबले में जो 2 फरवरी हुआ और हमारा कल का जो धनबाद का था, कल धनबाद में जितने लोग थे स्वतःस्फूर्त आए थे और हर साल आते हैं, उसका एकांश भी देवघर में नहीं था, जबकि पूरा बिहार बंगाल के लोग भरे हुए थे। मैं तो देवघर में देख रहा था कि हमको हर दूसरा गाड़ी बिहार रजिस्ट्रेशन का मिला। BR-01 से लेकर BR-48 तक
हम काउंट कर रहे थे नंबर, बिहार 01, बिहार 02, बिहार 03, तो 48 तक हम काउंट कर पाए। मतलब कहां कहां से लोग लाएगा। उसमें से एक व्यक्ति से हमने पूछा, आप आए हैं? बोले नहीं, हम लाए गए। हम लोग तो आप क्यों लाए गए हैं? बोले लाए गए हैं ताकि हम बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर पाए, लेकिन यहां आकर मालूम चला कि बाबा तो बंद है, तो अब दूसरे बाबा का दर्शन करना पड़ेगा जो जसीडी में। हम बोलो धन्य हो गए ना आप? बोला अब हम तो धन्य हो गए और अब हम धन्य बना भी देंगे। तो ये परिस्थिति आज उत्पन्न हुई है। मैं तो चाहूंगा कि इतना बड़ा यदि वित्तीय घोटाला हुआ है तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेकर एक निष्पक्ष जांच शुरू करनी चाहिए। आज इतना ही कहना था। आप सबको धन्यवाद। कोई सवाल ये भी? सबसे पहला जो आपने कहा कि जो जमीन है उसमें क्या विवाद? देखिए, वो जो जमीन था वो जियाडा का जमीन, वो टाटा इंटरप्राइजेस को अलॉट हुआ था एक डिटर्जेंट, केक और पाउडर बनाने के लिए, और उसके बाद उसका मर्जर हिंदुस्तानी यूनिलीवर के साथ हो गया था। तो उसके बाद वो प्लांट बंद हो गया, जमीन वापस जियाडा को चल गया। 2015 में वो एक व्यक्ति विशेष को चल गया जमीन। ये किसको? वो तो पता लगा लीजिएगा, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। 15 की 16? उस समय 16 बोले नहीं, 15 ही था। और उसके बाद वो कोऑपरेटिव एक सोसाइटी बन जाता और वहां इफको अपना एक नैनो प्लांट लगा देता। उसी का कल शिलान्यास हुआ। दादा, लेकिन उनको आरोप लगा कि देश के सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हेमंत जी की चल रही है। वो तो बुला रहे थे कि हेमंत बाबू बोल रहे थे। हम लोग का धनबाद का कार्यक्रम था, नहीं तो हम लोग जरूर जाते बताने के लिए। हेमंत बाबू जाके बताते कि 2014 से 19 के बीच और 19 से लेकर 22 के बीच हिंडनबर्ग का जो कागज आया है उसमें कौन भ्रष्ट है, उसमें डीएमएफटी है या नहीं है? क्योंकि अभी हमारे गृह मंत्री जी को एक नया टर्मोलॉजी इजाजत हुआ है, जहां जा रहे डीएमएफटी कर रहे। अरे हमारा रॉयल्टी तो बाकी है 1,36,000 करोड़ रुपया, उसको तो दे दो। आप तो सहकारिता मंत्री हो। लेकिन एक बड़ा अडानी का प्लांट है गोड्डा में, उस पर भी अडानी का प्लांट जो गोड्डा में बनकर तैयार है, उस पर भी बांग्लादेश में रिव्यू का आदेश आ गया है। वो लोग बोल रहे हैं कि महंगी बिजली हम नहीं लेंगे। क्या मांग करेंगे आपकी? झारखंड को बिजली दे वो, या अधिग्रहण कर लीजिए आप लोग? देखिए, वो तो अंतर्देशीय समझौता हुआ था मोदी जी की सरकार और शेख हसीना जी की सरकार में कि बिजली अदानी जी बेचेंगे। बिजली के लिए जो कोयला है, जो पानी है, जो जमीन है, वो झारखंड देगी। अब उसमें यदि बांग्लादेश को वाजिब तौर पर आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि
बांग्लादेश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो भारत का है। उसके मुक्ति युद्ध में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसलिए बांग्लादेश के लोगों का यह नैतिकता भी है कि जिस राज्य का हम संसाधन ले रहे हैं उसको एक भी यूनिट नहीं आएगा और हम ज्यादा पैसे पे बिजली लेंगे तो इसके लिए वो तैयार नहीं। यदि प्लांट बनके तैयार है, केवल कमीशन होना है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी उन्होंने तो कहा है कि अडानी की पूरी संपत्ति कुर्क कर लेनी चाहिए। तो वो संपत्ति भी कुर्क होकर झारखंड सरकार को आ जाएगी तो झारखंड सरकार कमीशन करके कम पैसे पे हमारे लोगों को बिजली देगी, फिर हम डीवीसी से नहीं खरीदेंगे बिजली। अच्छा दादा, एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि जो पटना के कई जिले हैं वहाँ पे आदिवासियों की संख्या घट रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। डेमोग्राफी चेंज करने की उन्होंने बात कही। एक केंद्रीय गृह मंत्री अगर इस तरह की बातें कहते हैं तो मामला तो गंभीर है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री के पास हम लोगों ने सर्वदलीय एक प्रतिनिधि मंडल ने जाकर सरना